सूचना सेठ केस। भारत में मां को भगवान का दर्जा दिया जाता है। क्या होगा अगर वही मां अपनी संतान की भक्षक बन जाए? जनवरी साल 2024 की शुरुआत में ऐसा कुछ हुआ जिसे सुनकर सभी की रूह कांप गई। एक ऐसी खबर जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। खबर यह थी कि एक मां ने अपने ही 4 साल के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। और जिस मां पर इस हत्या का आरोप लगा था वो कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि एक डेटा साइंटिस्ट थी। वो एक बड़ी कंपनी में सीईओ की पद पर कार्यरत थी। आप समझ ही गए होंगे कि हम किस केस के बारे में बात कर रहे हैं। यह है सूचना सेठ केस। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है सूचना सेठ केस की पूरी कहानी। सूचना सेठ ने अपने 4 साल के मासूम बेटे को जान से क्यों मारा? पुलिस ने सूचना को कैसे पकड़ा? और इस केस के बारे में अब तक की पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आया है, इस केस के बारे में जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये कहानी हाल ही में चर्चा में रही सूचना सेठ केस की है। मूल रूप से सूचना सेठ बंगाल की रहने वाली थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से की थी। आगे चलकर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का निर्णय किया। ये पेशे से एक एआई एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट है। सूचना सेठ का नाम 100 ब्रिलियंट वीमन इन एथिक्स लिस्ट में भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फेलोशिप भी किया है। इतना ही नहीं, ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी रिसर्च फेलो के तौर पर काम कर चुकी है। इसके अलावा सूचना के नाम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के पेटेंट भी हैं। फिलहाल बेंगलोर में काम कर रही सूचना सेठ गोवा के कलंगुट बीच के पास मौजूद सोल बनियान ग्रैंड सर्विस अपार्टमेंट होटल में रात के लगभग 11:30 बजे एंट्री करती है। सूचना ने यह होटल 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के लिए बुक किया था। बुकिंग के हिसाब से इस होटल में सूचना को 10 जनवरी तक रुकना था, लेकिन अचानक 7 जनवरी की रात को लगभग 9:10 पर सूचना होटल के काउंटर पर फोन करती है और कहती है कि मैं अभी इसी वक्त होटल से निकलना चाहती हूं, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना है। इस पर होटल स्टाफ सूचना से कहते हैं कि आप जब चाहें होटल से जा सकती हैं। इस पर सूचना जवाब देती है कि मैं अभी इसी वक्त जाना चाहती हूं और मुझे बेंगलुरु तक जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए। इस पर होटल का स्टाफ सूचना को जवाब देता है कि टैक्सी से बेंगलुरु तक जाना आपको काफी महंगा पड़ेगा और उसमें समय भी ज्यादा लगेगा। इससे बेहतर है कि आप फ्लाइट से चली जाइए। होटल स्टाफ के समझाने के बावजूद सूचना एक ही जिद पर अड़ी रहती है कि जितनी जल्दी हो आप मुझे अभी एक टैक्सी अरेंज करके दीजिए। सूचना की जिद करने के बाद होटल स्टाफ टैक्सी ड्राइवर से कांटेक्ट करते हैं। कई टैक्सी ड्राइवर तो बेंगलोर तक जाने से मना कर देते हैं, मगर रॉय जॉन डिसूजा नाम का एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी लेकर बेंगलुरु तक जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में 30,000 किराया मांगता है। इस बात की जानकारी जब होटल स्टाफ सूचना सेठ को देता है तो जवाब में सूचना कहती है कि पैसे की चिंता मत करो, बस मुझे टैक्सी दिलवा दो। किराया तय होने के थोड़ी देर बाद डिसूजा अपनी कार लेकर होटल पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर बाद सूचना सेठ भी अपने लगेज के साथ होटल के बाहर आ जाती है। रात के लगभग 1 बजे सूचना सेठ को ड्राइवर अपनी इनोवा कार में बैठाकर बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। यहां तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अमूमन जब कोई गेस्ट होटल से निकल जाता है तब उसके कमरे की साफ सफाई की जाती है ताकि दूसरे गेस्ट आकर वहां ठहर सके। जिस कमरे में सूचना सेठ रुकी थी उस कमरे में भी सफाई के लिए एक होटल कर्मचारी जाता है। जब होटल कर्मचारी अपना काम शुरू करता है तभी उसकी नजर कमरे के फर्श पर पड़े कुछ लाल धब्बों पर जाती है।
उन धब्बों को देखकर कर्मचारियों को लगता है कि शायद ये खून के छींटे हैं, इसलिए वो इस बात की जानकारी तुरंत होटल के मैनेजर को देता है। मैनेजर ये बात सुनकर कमरे में जाकर जायजा लेता है और फिर तुरंत ही कलंगुट पुलिस स्टेशन में फोन करके इसकी जानकारी देता है। ये जानकारी मिलते ही कलंगुट स्टेशन से पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और वो भी कमरे की तलाशी शुरू कर देती है। उन्हें भी खून के धब्बे नजर आते हैं। इसके बाद पुलिस वाले होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि जब महिला होटल के अंदर दाखिल हो रही थी तो उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, लेकिन जब वो रात के लगभग 1 बजे होटल से बाहर निकली तो उसके साथ बच्चा नहीं था। इतना देखते ही पुलिस वाले तुरंत सूचना सेठ को फोन करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूचना सेठ का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आता है। इसके बाद पुलिस अधिकारी होटल से उस ड्राइवर का नंबर लेते हैं जो सूचना सेठ को अपनी कार से बेंगलुरु लेकर गया था। पुलिस वाले ड्राइवर को फोन करते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि फोन पैसेंजर को दो अभी इसी वक्त। जब पुलिस वाले महिला से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपके साथ आपका बेटा भी होटल में आया था, लेकिन वापस जाते हुए उसे किसी ने नहीं देखा, तो आप बताएं कि आपका बेटा कहाँ है। इस पर सूचना सेठ बड़े आराम से जवाब देती है कि मैंने शाम को पास में ही रहने वाली अपनी एक रिश्तेदार के यहाँ बच्चे को छोड़ दिया था। पुलिस वाले सूचना से उस रिश्तेदार का एड्रेस मांगते हैं जहां उसने अपने बेटे को छोड़ने का दावा किया था। पुलिस के कहने पर सूचना सेठ पुलिस वालों को एक एड्रेस लिखवाती है और कलंगुट पुलिस तत्काल ही सूचना सेठ द्वारा दिए गए एड्रेस के नजदीकी थाने से संपर्क करती है और उनसे कहते हैं कि इस एड्रेस पर जाकर पता करो कि कोई बच्चा वहां है या नहीं। कुछ पुलिस वाले उस एड्रेस पर जाकर बच्चे के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जांच में पता चलता है कि सूचना ने जो एड्रेस पुलिस वालों को दिया था वो फर्जी है। इसके बाद पुलिस वालों को लगने लगता है कि दाल में जरूर कुछ तो काला है, इसलिए अब एक बार फिर से कलंगुट पुलिस वाले कार ड्राइवर को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम कार को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, मगर इस बात की भनक पैसेंजर को नहीं लगनी चाहिए कि तुम कार लेकर थाने की तरफ जा रहे हो। जैसा कि पुलिस वालों ने ड्राइवर को कहा था, ड्राइवर डिसूजा वैसा ही करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद ड्राइवर सूचना से कहता है कि आगे बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है और अगर हम इस रास्ते से गए तो बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए मैं आपको दूसरे रास्ते से लेकर चलता हूं। इसी बहाने ड्राइवर चित्रदुर्गा इलाके के मांगला पुलिस स्टेशन में लाकर खड़ा कर देता है। फिर ड्राइवर कार से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और मंगला पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों की बात कलंगुट पुलिस से करवाता है। गोवा पुलिस के अधिकारी मंगला स्टेशन के अधिकारियों से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस महिला के सामान की तलाशी लो। जब यहाँ पुलिस वाले सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेना शुरू करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वालों के कहने पर सूचना अपना बड़ा सा बैग खोलती है जिसमें पहले तो कुछ कपड़े दिखाई देते हैं, उसके नीचे बच्चे का खिलौना नजर आता है। ये खिलौना सूचना के बेटे का ही था। जब सभी सामान को वहां से हटाया जाता है तो बैग में सबसे नीचे 4 साल के मासूम का शव दिखाई देता है। जब पुलिस वाले सूचना से पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है और इसकी हत्या किसने की है, तो जवाब में सूचना कहती है कि ये मेरा ही बेटा है और इसे किसने मारा मुझे नहीं पता। तुरंत ही इस बात की जानकारी गोवा पुलिस को भी दे दी जाती है और फिर सूचना को कर्नाटक में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूचना की गिरफ्तारी के बाद गोवा पुलिस की भी एक टीम कर्नाटक आ जाती है और फिर वहां से कर्नाटक पुलिस सूचना सेठ को अपने हिरासत में ले लेती है। फिर आगे उसे कोर्ट में पेश किया जाता है जहां से उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। इस पूरे केस में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना था कि इस हत्या का आखिर मोटिव क्या है। इसलिए पुलिस वाले सूचना सेठ से पूछताछ करना शुरू करते हैं।
सूचना सेठ शुरुआती पूछताछ में कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे को किसने मारा है, क्योंकि जब मैं सोने गई थी तो मेरा बेटा जिंदा था और जब मैं उठी तो मेरा बेटा मर चुका था। इसलिए मैं इसे अपने साथ बैग में लेकर बेंगलुरु जा रही थी ताकि मैं उसके साथ हमेशा के लिए रह सकूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 10 से 12 दिनों तक पुलिस वालों ने लगातार सूचना सेठ से पूछताछ की, मगर सूचना एक ही बात पर अड़ी रही कि उसे नहीं पता कि उसके बेटे की हत्या किसने की है। वो खुद को बेकसूर बताती रहती। भले ही सूचना खुद को बेकसूर बता रही थी, मगर जब बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चला कि पोस्टमार्टम से लगभग 36 घंटे पहले बच्चे की हत्या तकिए से मुंह दबाकर या फिर गला घोंटकर की गई है। मतलब कि जिस समय बच्चे की हत्या की गई उस समय बच्चा अपनी मां सूचना सेठ के साथ ही था। जब कई दिनों की मेहनत के बावजूद सूचना अपना मुंह नहीं खोलती है तो आगे की पूछताछ के लिए पुलिस वाले कुछ जाने माने साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की मदद लेते हैं ताकि सूचना से सटीक और सही जानकारी निकलवाई जा सके। लेकिन उन लोगों की भी मेहनत बेकार चली जाती है। हालांकि इस बीच पुलिस को उस कमरे से कई ऐसे अहम सबूत मिलते हैं जिससे इस बात को बल मिलता है कि बच्चे की हत्या उसी कमरे में की गई थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आता है कि उस कमरे में सूचना सेठ के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति गया ही नहीं था। ऐसे में सूचना सेठ का यह कहना कि किसी और ने उसके बेटे की हत्या कर दी बेबुनियाद नजर आता है। जब पुलिस के सामने सूचना सेठ अपनी जुबान नहीं खोलती है तो पूछताछ के लिए जांच में सूचना के पति को भी शामिल किया जाता है और दोनों पति पत्नी से आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाती है। हालांकि इससे भी बहुत कुछ हासिल नहीं होता है। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस वाले सूचना सेठ और उसके पति वेंकट रमन की कुंडली खंगालना शुरू कर देते हैं। जांच में पता चलता है कि सूचना सेठ का पति वेंकट रमन केरल का रहने वाला है। इन दोनों की मुलाकात जॉब के दिनों में होती है और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक समय बाद 2010 में शादी कर लेते हैं। शादी के कई साल बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। बेटे के जन्म के बाद दोनों का रिश्ता बनने की बजाय बिगड़ जाता है और धीरे धीरे हालात इतने ज्यादा बदतर हो जाते हैं कि दोनों 2023 में फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए आवेदन कर देते हैं। दोनों पति पत्नी का डिवोर्स लगभग तय हो चुका था, लेकिन मामला बेटे की कस्टडी को लेकर अटका हुआ था। सूचना चाहती थी कि बेटा उसके साथ रहे, जबकि वेंकट रमन चाहते थे कि बेटे की कस्टडी उन्हें मिले। इस बात को लेकर लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। सूचना और वेंकट रमन के बीच बात इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि सूचना वेंकट को बेटे से मिलने भी नहीं दिया करती थी। इस बात को लेकर वेंकट अदालत का दरवाजा खटखटाता है और फिर वहां फैसला सुनाया जाता है कि हर संडे वेंकट अपने बेटे से मिल सकता है। अदालत वेंकट रमन को महीने का 20,000 रुपया गुजारा भत्ता के रूप में सूचना सेठ को देने का आदेश देती है। इस फैसले के काफी समय बाद 10 दिसंबर 2023 को वेंकट रमन अपने बेटे से मुलाकात करते हैं, मगर इसके बाद 4-5 संडे यूं ही निकल जाते हैं और वेंकट चाहकर भी अपने बेटे से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि कोई न कोई बहाना करके सूचना अपने बेटे को लेकर बेंगलुरु से निकल जाया करती थी। वेंकट अपने बेटे से न मिल पाए, इसलिए 31 दिसंबर 2023 को भी सूचना अपने बेटे के साथ बेंगलुरु से गोवा आ जाती है। यहाँ वो लगभग 3 दिनों तक अलग अलग जगह पर घूमती है, फिर बड़े होटल में रहकर वापस बेंगलुरु चली जाती है और फिर 4 दिन बाद ही एक बार फिर से बेटे को लेकर गोवा आती है और 6 तारीख की रात को होटल में एंट्री करती है। जैसा कि हमने बताया था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक शव मिलने के लगभग 36 घंटे पहले ही बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो होटल में एंट्री करने के 2 घंटे बाद ही सूचना सेठ अपने बेटे की हत्या कर देती है और फिर अगले 18 घंटे तक बेटे के शव के साथ ही होटल के कमरे में बंद रहती है। इस दौरान सूचना न तो एक भी बार
खाने के लिए कुछ मांगती है और न ही किसी से बात करती है। हालांकि इस बीच जब लगातार बेटे से मिलने के लिए सूचना सेठ का पति वेंकट रमन सूचना को कॉल करने की कोशिश करता है तो जवाब में सूचना एक मैसेज करती है कि तुम संडे को अपने बेटे से मिल सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि तब तक बच्चे की मौत हो चुकी होती है। इस पूरे मामले में सूचना सेठ का रवैया शुरू से ही बड़ा अजीब लगता है, इसलिए कुछ लोग दावा करने लगते हैं कि शायद सूचना सेठ मानसिक तौर पर फिट नहीं है और उसने जो कुछ भी किया है शायद पागलपन में किया है। इसलिए गोवा पुलिस द्वारा विशेषज्ञों की मदद से सूचना सेठ के मानसिक संतुलन की भी जांच की जाती है और इस आधार पर अदालत में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा जाता है कि मानसिक तौर पर सूचना सेठ बिल्कुल फिट हैं। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अब तक सूचना सेठ ने एक बार भी बच्चे की हत्या करने की बात को नहीं कबूला था। इस बीच मार्च 2024 में सूचना सेठ के पिता जय सेठ ने गोवा की एक अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा था कि सूचना सेठ की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है और इसकी जांच डॉक्टर के पैनल से करवाई जाए। इसी आधार पर इस मुकदमे की स्थिति तय की जाए। गोवा पुलिस इस मांग का विरोध करती रही। इसके बावजूद 4 मार्च 2024 को गोवा की स्थानीय अदालत ने सूचना सेठ की मानसिक स्थिति की जांच के लिए पैनल गठित करने का आदेश दे दिया है। अब आगे डॉक्टर की टीम जो भी रिपोर्ट पेश करेगी उसी आधार पर सूचना सेठ का भविष्य तय होगा। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सूचना सेठ एक हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट महिला है, इसलिए उसे पता है कि ऐसे मामले में कैसे बचा जा सकता है, इसलिए वो नाटक कर रही है। अब सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर सूचना मानसिक तौर पर बीमार पाई जाती है तो बेटे की हत्या करने के बावजूद वो सभी कानूनी कार्रवाई से आसानी से बच सकती है या फिर उन्हें बड़ी ही मामूली सजा दी जाएगी। अब आगे क्या होता है वो तो समय तय करेगा। दोस्तों, आपके अनुसार अगर सूचना सेठ पर बच्चे की हत्या का दोष सिद्ध हो जाता है तो उन्हें क्या सजा दी जानी चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।